TS on ignition armor से आओ। Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal। P1 tracking। P3 tracking। Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आदित्य L1 मिशन जो है तो हमारे सूर्य को अध्ययन करेगा वो इसरो ने लॉन्च किया है PSLV रॉकेट के द्वारा और ये भारत की तरफ से लिया गया पहला कदम है जो सूर्य की स्थिति को अध्ययन करने वाला एक हमने प्रोब भेज रहे हैं। तो ये भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, ऐतिहासिक मोमेंट है जब चंद्रयान 3 के सफलता के बाद ये जस्ट कुछ एक महीने के अंतराल में ही हम देख रहे हैं कि एक नया मिशन जो कि डीप स्पेस मिशन है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारा जो इसरो है वो भारत को स्पेस सेक्टर में अंतरिक्ष के जो बिजनेस में भी कह ले और साइंस में भी कह ले वो प्रगति की ओर अग्रसर और या लेके चल रहा है। तो इसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात यही है कि ये दिखाया जा रहा है आदित्य L1 लॉन्च लाइव अपडेट्स सो फार सो गुड आदित्य L1 इन कोस्टिंग फेज़। तो ये जो है आदित्य L1 इसको अभी जैसे मैंने बताया कि लॉन्च किया गया है और सबसे भरोसेमंद जो रॉकेट है, विश्वास पात्र जो हमारा रॉकेट है PSLV उसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो PSLV के बारे में यही कहा जाता है कि विश्व का सबसे इफ़ेक्टिव या सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है। बहुत ही कम इसके फेलियर्स के रेट रहे हैं तो इसीलिए ये लॉन्च ज़रूरी था। अब चंद्रमा या चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था वो GSLV या उसको अभी LVM कहा जाता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो GSLV MK3 कहा जाता है, वैसे तो नाम है उसका। तो वो बड़ा रॉकेट था और ये छोटा रॉकेट है। तो इसमें अंतर क्या है? अब बात ऐसी है कि GSLV के लॉन्चिंग से जो चंद्रयान में ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता थी, जिससे होता क्या कि जो चंद्रयान था वो काफ़ी फेजेस में बटा हुआ था। पहले यहाँ से ऑर्बिटिंग करते हुए अर्थ की ऑर्बिटिंग करते हुए स्लिंग शॉट लिया जाता जो कि चंद्रमा पे फिर उनके ऑर्बिट में जाता और वहाँ पे फिर ऑर्बिट करते हुए धीरे धीरे करते हुए वो वहाँ के सरफेस पे लैंड करता। तो इस वजह से एक ज़्यादा बड़े रॉकेट की ज़रूरत थी। अब आदित्य L1 में है कि इसमें भी उसी तरह का एक प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, लेकिन बस अर्थ के ऑर्बिटिंग के बाद जब ये वहाँ चला जाएगा तो उसके बाद और कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए इसमें चंद्रयान की तरह मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फेजेस नहीं है और इसीलिए छोटे रॉकेट के द्वारा इसको भेजा जा रहा है। अब आप देखें कि आदित्य L1 ये भारत का तो पहला मिशन है और भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है या ऐसी स्पेस एजेंसी इसरो बन चुकी है जिसका एक सूर्य मंडल या सूर्य पे एक मिशन भेजा जा रहा है। विच अदर कंट्रीज़ हैव लॉन्च्ड सोलर मिशन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके अलावा जो है आपके जापान द्वारा भेजा गया, बहुत ही अच्छा, जापान के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती लेकिन ये भी बहुत ही एक ज़बरदस्त स्पेस एजेंसी है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप है, चाइना है और फिर भारत है। तो चाइना ने भी अभी हाल फिलहाल ही उन्होंने शुरू किया था
और एक उन्होंने जीहा करके सैटेलाइट भी भेजा था, ऑब्जर्वरी सैटेलाइट। उसके बाद ये क्वाफू जो है वो बेसिकली इनका एक ये टेलीस्कोप है। तो ये सूर्य के तरफ इसको केंद्रित किया गया ताकि सूर्य को ऑब्जर्व कर सके। सोलर ऑब्जर्वेटरी जैसे हबल टेलीस्कोप और अभी जेम्स वेबर टेलीस्कोप नासा ने भेजा है, वैसे ही क्वाफू 1 टेलीस्कोप है। तो हबल या जेम्स वेब की तरह तो पावरफुल नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत ही शानदार टेलीस्कोप है। और यूरोप की तरफ से जो उनका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उनकी तरफ से भी भेजा गया, जिसमें एक प्रोबा 2 नाम दिया गया है। प्रोबा 3 भी लॉन्च किया जाएगा, स्माइल भी लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले भी शायद उन्होंने भेजा था, इसमें तो नहीं दिखाया गया। और यूनाइटेड स्टेट्स ये तो पूरे विश्व का लीडर है स्पेस मिशन में। इनके सोहो मिशन भेजा गया था, ये ईएसए के साथ कोलैबोरेशन, फिर जैक्सा यानी जापानीज स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन। और अभी वहाँ पे जो भेजा गया है उसको कहा जाता है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। अब ये है कि अपार्ट फ्रॉम तो यही बात है कि कौन कौन, अब इसमें कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। आदित्य L1 ये लाग्रांज पॉइंट L1 जो है वो लाग्रांज पॉइंट है जो कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है धरती से उसकी दूरी। अब ये L1 पॉइंट होता क्या है, तो पहले मैं ये बता दूं कि 1.5 मिलियन किलोमीटर 15 लाख किलोमीटर बनते हैं। और सूरज से या धरती से सूर्य की दूरी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ बनते हैं। तो 15 करोड़ के मात्र 1% होता है। तो इसीलिए हम सूरज के बेहद करीब तो नहीं होंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे होंगे जहाँ से हम सूरज को ऑब्जर्व कर सकते हैं 24 घंटे 365 डे। उसकी अपनी भी लाइफ टाइम होगी, लेकिन उस समय तक वो बिना किसी रुकावट के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहाँ रात दिन तो कोई चक्कर ही नहीं होगा, तो इसीलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात। अब ये लाग्रांज पॉइंट्स क्या है, तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन पे नाम रखा गया है। L1, L2, L3, L4, L5 ये इन तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे स्पेस में या सोलर सिस्टम में इसको रखा गया है। इसका मतलब होता है कि जब 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी सूरज और पृथ्वी, इन दोनों के अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और इन दोनों के बीच में जब टकराव होता है एक जगह पे, उसी को लाग्रांज पॉइंट कहा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में लाग्रांज पॉइंट को L1 नाम दिया गया। अब इसमें होता है क्या है कि वैसे तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो एक जगह एक टकराहट होती है, और वहाँ पे होता है क्या कि दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे होते हैं। तो अगर सैटेलाइट आप वहाँ पे भेजेंगे तो विदाउट एनी सेलेस्टियल बॉडी, वहाँ पे कोई एक बॉडी के बिना ही वहाँ ऑर्बिटिंग होती है, यानी आपका जो सैटेलाइट है वहाँ पे भी ऑर्बिट चक्कर लगाएगा, और उसी के लिए इस जगह पे भेजा जाता है। तो दोनों के कारण सेंट्रीपिटल फोर्सेस बनते हैं, और अर्थ सूरज के ऑर्बिट में या ग्रेविटेशनल फील्ड में भेजता है सैटेलाइट को, और फिर सूरज जो है वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में भेज देता है। तो एक तरह से वो एलिप्टिकल सर्किल या एलिप्टिकल एक ऑर्बिट बन जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़रूरी है। अब सूर्य पे क्यों ज़रूरी है कि हमें इस तरह के मिशन भेजने का, तो सूर्य जो है प्लाज्मा से बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से रेडिएशंस फैलते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, और ख़ासकर पृथ्वी, क्योंकि हम तीसरा ग्रह हैं आफ्टर बुध और मरकरी, जो है मरकरी और वीनस, शुक्र और बुध के बाद हम तीसरा ग्रह हैं। तो हमारे पे भी इफ़ेक्ट काफ़ी हो सकता है, और इसके जो रेडिएशन होते हैं, खासकर जो फ्लेयर्स यहाँ से निकलते हैं, वो बहुत ही पावरफुल और इंटेंसिटी भरे होते हैं, और उसे हो सकता है कि जितने भी सैटेलाइट हो, अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंटेंसिटी वाला फ्लेयर धरती के पास से गुजरे तो हमारे जितने भी सैटेलाइट हैं वो सारे के सारे ख़राब हो सकते हैं।
और हमारे अपने कंप्यूटर्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो धरती पे हैं वो भी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो इसीलिए उनको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स हो और वहाँ से इस तरह के सोलर निकले फ्लेयर्स, तो हम काउंटर मेजर ले सकते हैं। हम अपने सैटेलाइट्स को बंद कर सकते हैं उस कुछ समय के लिए, ताकि जो इफ़ेक्ट है वो हमारे उसमें ना पड़े या हम बचा सकें। पार्कर प्रोब भी यही कर रहा है। अब यहाँ पे सोलर ऑब्जर्वेटरी नासा का यहाँ पे बताया गया है पार्कर प्रोब के बारे में। दूसरा ESA वाला भी बताया गया है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। अब यहाँ पे देखें, ये है पार्कर प्रोब और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो इसका जो प्रोब है ये बेसिकली आपका अभी भेजा गया था 2017 की बात है। तो ये सबसे क्लोज जाएगा। हमारा जो डिस्टेंस है वो 15 लाख है, लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर करेगा तो ये लगभग 69 मिलियन किलोमीटर्स, यानी 6.9 है, यानी 69 लैक्स 69 लाख किलोमीटर ये आगे जाएगा। तो और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो ये एक तरह से होगा कि मनुष्य द्वारा जो भी वस्तु बनाई गई है उसमें सबसे ज़्यादा गति वाली यही वस्तु होगी और बहुत ज़्यादा ये और नज़दीक जाने की कोशिश करेगा 2025 तक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोब है जो नासा द्वारा भेजा गया है। और उसके साथ ही लाग्रांज पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया, यही लाग्रांज पॉइंट है। और अलग अलग हमारे पृथ्वी के अगल बगल दिखता है। L1 यही है जहाँ पे हमारा आदित्य प्रोब रहेगा और यहीं पे घूमता रहेगा, ऐसे ही चक्कर लगाते रहेगा, क्योंकि सूरज का जो ग्रेविटेशनल फील्ड और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड यहीं टकराते हैं और यहीं पे वो एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। और ये L2 है जो पीछे की तरफ है, शायद ये मंगल से तो नहीं, या फिर मुझे लगता है कि ये बृहस्पति से होगा L2 जो है। L5 का पता नहीं, और कौन कौन से ये ठीक से मुझे ज्ञात नहीं है। तो ये लाग्रांज पॉइंट्स हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं, ये डिटेल में आपको नासा के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और चाइना का भी मैंने बता दिया। अब बात ऐसी है कि इस तरह के डीप स्पेस मिशंस, इसकी ज़रूरत हमें वैसे भी तो है ही। जैसे मैंने बताया कि चाइना हमसे काफ़ी आगे है और उसके अलावा चाइना ने अभी फिर से एक घोषणा कर दी है कि वो चंद्रमा पे मनुष्य को भेजेंगे। तो पहले से जो है चाइना हमसे आगे बढ़ता चला गया है। वो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं, साथ ही स्पेस स्टेशन भी उन्होंने बनाया है। तो वहाँ पे उनके एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, मतलब एक हफ्ते के लिए भी रहें, एक महीने के लिए भी रहें, तो वहाँ रहते हैं। हमारा अभी वैसा कोई मिशन नहीं है तो, लेकिन उसके बारे में अभी कोई डेट भी नहीं पता चली है कि कब वो मिशन उसको लॉन्च किया जाएगा, गगनयान जिसका नाम है। और उसमें मेन प्रॉब्लम आ रहे हैं इंजन्स के। तो हमारे पास अभी जो है वो विकास इंजन है, लेकिन विकास इंजन उतना पावरफुल नहीं है। PSLV और GSLV में उसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके जो थ्रस्ट होते हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसरो जो है वो ये SCE यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200 इसको बना रहा है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा और कह ले कि पूरे विश्व में जितने भी स्पेस एजेंसी हैं, उनके जो बड़े बड़े स्पेस एजेंसी, उनके इंजन के साथ इसका मुकाबला होगा। तो ये लगभग 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा, यानी 2 मेगा न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा। और इससे होगा क्या कि हमारा गगनयान मिशन वो तब ऊपर जाएगा, या हम बाद में स्पेस मॉड्यूल की तरफ जाएं, स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स वहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश करें लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो इसी इंजन का उपयोग किया जाएगा। तो अभी देखना है कब तक ये रेडी होता है और इसके बाद ही गगनयान मिशन चलेगा। और मंगलयान 2 भी लॉन्च करना है। वीनस पे भी हमारा एक लॉन्चिंग मिशन है तैयार। वीनस पे अभी तक मात्र सोवियत यूनियन ही लैंड किया है और उनका जो लैंडर था
कुछ फ़ोटो उन्होंने भेजे थे, लेकिन उसके अलावा फिर तुरंत ही वो पिघल गया था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, शुक्र पे शायद। तो इसीलिए वहाँ पे भी हमारा एक मिशन होना है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो L1 लॉन्च हुआ है, आदित्य L1, तो उसका भी सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। युवा वर्ग को इंस्पायर करने के लिए इस तरह के मिशन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इससे जो युवा हैं वो साइंस के फील्ड में ज़्यादा जाना चाहते हैं। इससे पहले बॉलीवुड और क्रिकेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, लेकिन कुछ सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत ही जो सार्थक सेक्टर्स हैं भारत के, उसमें अब युवाओं का ज़्यादा पार्टिसिपेशन या एक तरह से अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसको आदित्य L1 पर जाने के लिए अभी लगभग 100 दिन से ज़्यादा लगेंगे। 4 महीने का सफ़र रहेगा इसका। तो आगे देखेंगे जब वो पहुंचता है और वहाँ पे फिर ऑब्जर्व करके हमें डेटा भेजा करेगा। अभी के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।